यस मैम। ठीक है, अब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले पंजाब जुडिशरी की तरफ आती हूँ। ये 7 पेपर्स का हमने टारगेट 5 मंथ्स में कंप्लीट करना है और इसी में आपके सारे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो अब आज से जो होगा रेगुलर क्लास चलेगी, इसी तरीके कार से हम स्टेप बाय स्टेप हर पेपर को कंप्लीट करते जाएंगे। तो जो सबसे पहला पेपर है ना वो सिविल लॉ 1 है, जिसमें हमने टारगेट ये पूरा करना है कि कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉज। फैमिली लॉज में डिफरेंट लॉज आते हैं। आपका फैमिली कोर्ट एक्ट भी आता है, आपका मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस भी आता है, गार्डियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट भी आता है और डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आता है। तो ये एज अ होल हमने सारे लॉज करने हैं फैमिली से रिलेटेड। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। ठीक है, बाकी जितने भी आपके पेपर्स हैं ना फिलहाल अभी आप उसको भूल जाओ। ठीक है, अभी हमारा टारगेट ये है। टारगेट इस तरह से हमने अचीव करना है कि पेपर 1 चलता जाएगा, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। साथ हमने इंग्लिश का भी चलाना शुरू कर देना है, जिसमें अभी हम फॉर द टाइम बिंग ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रपोजिशंस इन पे काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें अपने ना वो जो मटेरियल है, जो भी हमने चीज़ें पढ़नी है वो इसमें मैं ऐड करती रहूँगी। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने आपका इसमें उर्दू स्टार्ट करवा देना है, उसके बाद आपका जनरल लॉ भी स्टार्ट करवा देना है। अच्छा, उर्दू के लिए मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सबके पास कलीद उर्दू है किताब? जी दानियाल, मैम आपके है। पास कलीद उर्दू है? यस मैम है। अच्छा, नहीं है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, मेरे पास कंप्यूटर पे अवेलेबल है, तो वो आपको मिल जाएगी। सब बुक्स वो परचेज कर लें। और दूसरा एडिशन, अच्छा, जो केपीके से रिलेटेड आप जो एक अलहदा से स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस के मुताबिक किया जाएगा, आप बेफिक्र हो। मुझे जहाँ पर लगा ना मैं आपको एडजस्ट करूँगी। फिलहाल अभी जो मेजर कॉमन है वो 7 आपको करवाने लगी हूँ। ठीक है, और ये है अच्छा। कि जीके के लिए एक बुक मैं आपको प्रिस्क्राइब करने लगी हूँ, मैं इसके बाद स्नैप शेयर कर दूँगी। पीपीएससी के सॉल्व मॉडल पेपर्स हैं, 57 मॉडल पेपर्स हैं, वो आप सबको परचेज करने पड़ेंगे। आप अगर खुद नहीं जा सकते तो ऑर्डर पे वो मंगवा सकते हैं। और अभी तक जो 2 दफ़ा पेपर हो चुके हैं उसी में से आ रहा है। ठीक है, बाकी जो आपने जनरल नॉलेज में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी आना है और सब्जेक्टिव पोर्शन भी आना है। ठीक है, केपीके में भी है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आ सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए मैं अलहदा से आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं या जो पाक स्टडीज़ का चल रहा है या जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में ये तमाम चीज़ें इनमें से आपको आ सकता है जनरल नॉलेज में। ठीक है, तो ये जो 3 पेपर हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपके तैयारी स्टार्ट करवा देनी है, तो ये रेगुलेट होते रहेंगे। उसके साथ ये जो है ना आपका सीक्वेंस, अब इसी के हिसाब से हमने करनी है। अभी जो मैंने टारगेट बनाया है ना, मैंने 1 हफ्ते में आपको सिविल लॉ 1 कंप्लीट करवा देना है। कोई चूँ चरा नहीं करनी। अगर आप स्पीड के साथ मेरे साथ काम करेंगे ना तो ये बहुत तेज़ी के साथ होगा। सबसे पहले आपने बेसिक्स पे अपना जो कमांड है वो लेना है, क्योंकि जब आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी ना, लॉ वाइज आपको पता है कि सेक्शन में क्या कहा गया है, तो लीगल प्रोपोजिशन को डील करना और भी आसान हो जाता है। जब मुझे लगा कि बिल्कुल। आप आपकी उस जिस तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाना चाह रही हैं आप उस पर ढल गए हो, फिर उसमें मैं आपको जजमेंट्स भी रीड करवाऊंगी। वो उसके आपके काफ़ी बेनिफिट होंगे। एक तो आपको ये पता चलेगा कि प्रिंसिपल इस्टेब्लिश इस टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, जजमेंट कैसे लिखी जाती है, वोकैबुलरी कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो वो इंग्लिश में भी काम करेगा और आपकी जो लीगल रीजनिंग की थिंकिंग है ना वो भी आपको खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी। सिविल लॉ 1 का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये जो केपीके के स्टूडेंट है ना, ये आपका सिलेबस है, तो उसमें जो मेजर है ना ये फैमिली कोर्ट एक्ट और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, ये मैं आपको आज करवाने लगी हूँ इनके साथ। ठीक है, मैंने ये बस ये कहा था कि सबके पास अपनी अपनी बुक हो ताकि आसान हो, अदरवाइज़ यहाँ पर बेयर एक्ट में ये जैसे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो ये सारा रिकॉर्डेड लेक्चर में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैमिली कोर्ट एक्ट का आगाज़ करते हैं। आप सबके पास अपनी किताबें हैं? किस किस के पास बुक्स हैं, सिर्फ वो पहले बोलें। मेरे पास। सबके पास है फैमिली कोर्ट एक्ट? यस मैम। अच्छा जी, ये स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ से करवाती हूँ ताकि किसी को ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम फैमिली कोर्ट एक्ट का आगाज़ करते हैं। अच्छा, फैमिली कोर्ट एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि फैमिली मैटर से रिलेटेड फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जा सके और स्पीडी वे में आपको एक
मेथड प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, एक प्रोसीजर बताया जाए जिसके तहत फैमिली अफेयर से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको स्पीडी वे में रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, मैं अब लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। नहीं समझ आता ना तो मैं बीच में आपसे पूछती रहूँगी। अब मैं स्टार्ट करूँ लेक्चर? ओके यस मैम। करो, ठीक है। सबसे पहले प्रियम्बल से हम इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें कहा है कि प्रियम्बल वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स फॉर द एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया कि फैमिली कोर्ट एक्ट क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि ऐसी प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना है जिसके तहत आप फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश कर सको, ताकि स्पीडी वे में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए। किसके हवाले से? मैरिज अफेयर्स के हवाले से और फैमिली अफेयर्स के हवाले से, और जो भी मैटर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आप आ जाएं डेफिनेशन पे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पर देखते जाएंगे। सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन काउंसिल को देखते हैं। सेक्शन 2 में आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड चेयरमैन को वही बताया गया है कि वही सिमिलर मीनिंग्स हैं जो कि फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में बता दिए गए हैं। Arbitration Council and Chairman shall have the meanings respectively assigned to them in the Muslim Family Laws Ordinance 1961. Family court means a court constituted under this act. ठीक हो गया? उसके बाद अब सेक्शन 5 पे आ जाएं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ वही सेक्शंस देखेंगे। अच्छा जी, अब फैमिली कोर्ट एक्ट की जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से मैटर्स आते हैं हम वो पढ़ने लगेंगे। जुरिस्डिक्शन subject to the provision of the Muslim Family Laws Ordinance and Conciliation Courts Ordinance 1961, the Family Court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear, and adjudicate upon matters specified in Part 1 of the schedule. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, the Family Court shall have jurisdiction to try the offences specified in Part 2 of the schedule where one of the spouses is victim of an offence committed by the other. The government may amend the schedule through addition, deletion or substitution of any entry in the schedule. अच्छा, अब jurisdiction में हमने ये पढ़ा कि ये जो laws provided हैं इसको मद्देनजर रखते हुए फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो इंटरटेन कर सकती है, ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, उन मैटर्स को सुन सकती है और उस पर फैसला कर सकती है उन मामलात के हवाले से जो स्केड्यूल में पार्ट 1 में बता दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की हद तक स्केड्यूल का जो पार्ट 2 है जिसमें एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को विक्टिमाइज करता है, इन तमाम मामलात को भी फैमिली कोर्ट सुन सकती है फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत। आगे जाने से पहले सेक्शन 5 के हवाले से हम स्केड्यूल 1 देखते हैं। अगर आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बुक यूज़ कर सकते हैं, मैं इधर सीधा डायरेक्टली आपको उस पर लेके जा रही हूँ। सेक्शन 5 के साथ ये स्केड्यूल अटैच है फैमिली कोर्ट एक्ट के साथ, जिसका पार्ट 1 क्या कहता है? Dissolution of marriage including khulla, dower, maintenance, restitution of conjugal rights, custody of children and the visitation rights of parents to meet them, guardianship, justification of marriage, dowry, the personal property and belongings of wife and a child living with his mother, any other matter arising out of nikahnaमा। अच्छा जी, हमने पहले सेक्शन 5 में ये पढ़ा कि फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो सुन सकती है, ट्रायल कंडक्ट कर सकती है और उस पर जुडिशियल डिटर्मिनेशन कर सकती, फैसला कर सकती, किन के हवाले से? जो पार्ट 1 स्केड्यूल में बता दिए गए हैं। अब वो 10 मामलात हैं। डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का तो सबको क्लियर होगा, जिसमें मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। डॉवर का भी क्लियर है। मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब ये है कि जब बीवी बसना नहीं चाह रही और आप चाहते हो कि आपका घर आबाद रहे तो हस्बैंड की तरफ से ये दावा दायर होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोर करना कंजुगल राइट्स को, जो आपके मैरिज से रिलेटेड आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। अच्छा जी, फिर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन भी आ जाता है, गार्डियनशिप आ जाता है, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज। क्लियर है सबको? ये किसी का सवाल है? दानियाल और मलिक साहब आपको क्लियर है? ठीक है। डॉरी, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो वाइफ की और जो बच्चा रह रहा है, और निकाह नामे से रिलेटेड जो भी मैटर्स अराइज होंगे वो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी। तो आपने बस ये याद रखना है कि 10 मैटर्स हैं। अगर सेक्शन 5 का क्वेश्चन आता है तो आपने पहले सेक्शन 5 को एलैबोरेट करना है और ये सारे मेंशन कर दें। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने करना है। कोई ऐसी कोई कमेंट्री को अभी समझो कि है ही नहीं कोई कमेंट्री, सिर्फ बेसिक को पहले पक्का करो,
उसके बाद पार्ट 2 है जिसमें एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को विक्टिमाइज कर सकता है, जिसमें हर्ट के कुछ सेक्शंस आ जाते हैं, वो आपके जो मैंने आंसर्स बनाए ना उसमें ये सारे मेंशन है। और जैसे कि किसी को आप रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो, उससे थ्रेट करते हो, तो उससे रिलेटेड ये सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अभी आपको ये आप देख सकते हैं 337A, 337F ये हर्ट से रिलेटेड है, 341, 342, 343 ये असॉल्ट के से रिलेटेड है, या फिर आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दो या आप उसको थ्रेट करते हो जिसमें उसको जान का ये जान के हवाले से खदशा होता है कि उसको नुकसान पहुंचा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस में ये सारे सेक्शंस एलैबोरेटेड हैं। यहाँ तक तीनों को क्लियर है? आगे यस चलो। मैम। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हमने देख लिया कि अगर आपसे वो सवाल करेगा तो जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी सवाल कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स में से आ सकता है। यहाँ से पता चलता है कि एक दावा जो फैमिली अफेयर से रिलेटेड है वो दावा कैसे स्टार्ट होगा, फाइलिंग कैसे होती है उसकी। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, every suit before a family court shall be instituted by the presentation of plaint or in such other manner and in such court as may be prescribed। तो सबसे पहले बात ये याद रखने वाली है कि जब आप दावा प्रेजेंट कर देते हो वहां से समझो कि आपका फैमिली सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। दूसरी बात, द प्लेंट शेल कंटेन, अब पर्टिकुलर्स के हवाले से हमें पता चल रहा है, द प्लेंट शेल कंटेन ऑल मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट and shall contain a schedule giving the number of witnesses intended to be produced in support of the plaint, the names and addresses of the witnesses and brief summary of the facts to which they would depose। ठीक है, एक तो कंट्रोवर्सी क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट डिस्कस किया जाएगा, एक स्केड्यूल अटैच होगा जिसमें गवाहान की फहरिस्त होगी, सही है, और उसमें उन्होंने वो तमाम उनकी डिटेल्स होंगी और ये भी बताया जाएगा कि किस चीज़ के हवाले से वो गवाही देना चाहते हैं, उसकी प्रिसाइज समरी उसमें दे दी जाएगी। डिपोज का मतलब होता है गवाही देना, ये शहादत पे कोई एविडेंस देना, ठीक हो गया। उसके बाद है प्रोवाइडेड एट अ प्लेंट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज मे कंटेन ऑल क्लेम्स रिलेटिंग टू डॉरी, मेंटेनेंस, डॉवर, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड विजिटेशन ऑफ पेरेंट्स टू मीट देयर चिल्ड्रन, ठीक हो गया। इसमें यह भी आ सकता है कि कंसोलिडेशन ऑफ सूट का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दावा है जिसमें आप वैरायटी ऑफ क्लेम्स मांग सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स का मतलब ये होता है कि जब एक जैसी चीज़ें होती हैं ना, सबको एक ही दावे में यकजा कर देना। तो ये प्रोवाइजर्स के वाले से कि जब आप डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा दायर करते हैं ना, उसमें ये आप तमाम क्लेम्स मांग सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सात क्लेम्स हैं, डॉरी, मेंटेनेंस, डॉवर, बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ, बच्चे की कस्टडी और विजिटेशन राइट्स, ठीक है। तो कंसोलिडेशन ऑफ सूट पे ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पार्टीज में with the permission of the court call any witness at any later stage if the court considers such evidence expedient in the interest of justice। फिर किसी भी स्टेज पे विटनेसेस को बुलाया जा सकता है अदालत की परमिशन से। where a plaintiff sues or lies or relies upon a document in the possession or power, he shall produce it in court when the plaint is presented and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint। अच्छा जी, जिन डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है और जो उसकी पोजेशन में है, जब वो प्लेंट को प्रेजेंट करेगा वो डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होगी वो भी प्रेजेंट करेगा, प्लेंट के साथ फाइल भी करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात, where he relies on any other document not in his possession or power as evidence in support of his claim, he shall enter such document in a list to be appended to the plaint, give reasons of relevancy of these documents to the claim in the plaint। अच्छा जी, अगली बात ये की गई है कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो उसकी पोजेशन पे नहीं है लेकिन अपने क्लेम के सपोर्ट में वो उस पर रिलाई कर रहा है, तो एक लिस्ट अटैच कर देगा जिसमें वो ये बताएगा कि इन डॉक्यूमेंट्स की क्या रेलेवेंसी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुला का दावा दायर करना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे पास निकाहनामा नहीं है, मतलब हस्बैंड ने हो सकता है अपने कब्जे में रख लिया। अब मैं एक लिस्ट अटैच करूँगी, उसमें बताऊँगी कि ये निकाहनामा इसलिए रिक्वायर्ड है और ये इसकी पोजेशन में है, ठीक हो गया। उसके बाद है द प्लेंट शैल बी अकम्पनाइड बाय as many duplicate copies thereof including the schedule and list of documents referred to in subsection 3 as there are defendants in the suit for service upon the defendants।
अच्छा जी, अब प्लेंट के साथ उतनी डुप्लीकेट कॉपीज लगाई जाएंगी जितने के डिफेंडेंट्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है तीनों को? यस कह दीजिए ताकि मैं आगे चलूँ। यस मैम। ठीक है, सेक्शन 5 याद रखना है। सेक्शन 5 से पता चल गया कि जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दावा कैसे इंस्टीट्यूट होता है, तो सेक्शन 7 उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है। फिर अब हम देखते हैं कि डिफेंडेंट को इंटीमेट कैसे करना है। ये ओवरऑल क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अगर आप फैमिली सूट दायर करना चाह रहे हो उसमें कौन कौन से प्रोसीजर आते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 7 के तहत देखा। अब सेक्शन 8 के तहत हमने डिफेंडेंट को इंटीमेट करना है कि वो आ जाए। इंटीमेशन टू डिफेंडेंट: व्हेन अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू फैमिली कोर्ट इट शैल फिक्स अ डेट which shall not be more than 15 days for the appearance of the defendant. Within 2 days of the presentation of plaint, send a notice or summons of the suit to a defendant through process serving agency of the family court, registered post, acknowledgement due, electronically or through courier together with a copy of the plaint, copy of the schedule referred to in subsection 2 of section 7, and copies of the documents and list of documents referred to in subsection 3 of section 7, and direct that the notice or summons issued under clause B also be served through affixation and shall simultaneously issue a proclamation in a newspaper. While issuing the notice or summons to a defendant, the family court shall require the defendant to submit a written statement on the day mentioned in the notice or summons. अच्छा जी, अब डिफेंडेंट को बुलाने के लिए जब प्लेंट प्रेजेंट की जाएगी, फैमिली कोर्ट लाजमी तौर पर डेट फिक्स करेगी जो कि 15 दिन से ज़्यादा ना हो डिफेंडेंट की अपेयरेंस के लिए। और प्लेंट प्रेजेंट करने के 2 दिन के अंदर आपने समन्स एंड नोटिस भेजने। किस तरीके से भेजेंगे? तामील करंदे के ज़रिए, एक तो फैमिली कोर्ट की तरफ से जाएगा, एक डाक रजिस्ट्री जाएगी और एक TCS के ज़रिए कॉपी जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट टाइम के एक तो तामील करंदे के ज़रिए जाती है और डाक रजिस्ट्री का भी हुक्म हो जाता है, TCS का भी हुक्म हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर वो फिर भी नहीं आता तो अगली दफ़ा वो अखबार इश्तिहार का भी हुक्म दे देते हैं, इकट्ठे भी दे सकते हैं इन तमाम चीज़ों का हुक्म। लास्ट फिर यही है आपके पास कंडीशन के फैमिली कोर्ट चस्पानदगी का हुक्म दे दें, तो पहले में वो डाक रजिस्ट्री, तामील करंदे, TCS के ज़रिए और अखबार इश्तिहार एट द सेम टाइम हुक्म दे सकती है। फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 8 के तहत, ठीक है। और फिर उसमें ये स्पेसिफाई भी कर दिया जाएगा कि डिफेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करे जो डेट स्पेसिफाई होगी, ठीक हो गया। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट के हवाले से देखते हैं सेक्शन 9। On the day fixed under section 8, the defendant shall appear before the family court and file the written statement, a list of witnesses and gist of evidence, and in case the written statement is not filed on that date, the family court may, for any sufficient reason which prevented the defendant from submitting the written statement, allow the defendant to submit the written statement and other documents on the next date which shall not exceed 15 days from that date. अच्छा, अब जो डेट स्पेसिफाई होगी डिफेंडेंट के लिए लाजमी काम है कि वो जवाब दावा दाखिल करें, गवाह की फरस्त भी दाखिल करें और जो वो एविडेंस अपनी साइड पे देना चाहता है उसका खुलासा भी पेश करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी पोजेशन में वो भी पेश करें। लेकिन अगर सफिशेंट उस दिन वो नहीं सबमिट कर सका तो सफिशेंट रीज़न के बना पर टाइम अलाउ किया जा सकता है जो कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। 1A, a defendant husband may, where no earlier suit for restitution of conjugal rights is pending, claim for a decree of restitution of conjugal rights in his written statement to a suit for dissolution of marriage maintenance which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it. अच्छा जी, अब जैसे कि खुला का दावा दायर करती है, अगर डिफेंडेंट चाह रहा है कि भाई मैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का क्लेम करूं, तो बजाय इसके वो नया दावा दायर करे, जब प्लेंट आएगी तो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ही वो ये क्लेम मांगेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सेपरेट सूट जो है वो बार्ड है, ठीक है। 1B, a defendant wife may in the written statement to a suit for restitution of conjugal rights make a claim for dissolution of marriage including khula which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it provided that the proviso to subsection 4 of section 10 shall apply where the decree for dissolution of marriage is to be passed on the ground of khula. इसी तरह डिफेंडेंट वाइफ के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में
अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा हस्बैंड की तरफ से होता है तो वो रिटन स्टेटमेंट में ही डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला का क्लेम मांग सकती है, उसके लिए सेपरेट सूट वो दायर नहीं करेगी। ठीक हो गया। और इस हवाले से सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 की प्रोवाइजो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी अगर खुला के जरिए आप डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांग रहे हो, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर बीवी नहीं रहना चाहती ना, अपनी स्टेटमेंट दे देती है, तो उधर ही डिसॉल्व हो जाती है मैरिज खुला की बेस पर। या आगे फिर सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 हम देखते हैं। Where a defendant relies upon a document in his possession or power, he shall produce it or copy thereof in the court along with a written statement. Where he relies on any other document not in his possession or power as evidence in support of his written statement, he shall enter such document in a list to be appended to the written statement. अच्छा, जिस तरह से प्लेंटिव को कहा था सेक्शन 7 के तहत, उसी तरह सेक्शन 9 में जो उसकी पोजेशन में डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी कॉपी वो प्रोवाइड करेगा अदालत में। ठीक है। और अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसकी पोजेशन में नहीं हैं लेकिन उन पे वो रिलाई कर रहा है तो उसके हवाले से वो लिस्ट दाखिल करेगा और उसमें डॉक्यूमेंट का अंदराज कर देगा कि ये किस लिए रिक्वायर्ड है और उनकी रेलिवेंसी शो करेगा। ये गिविंग रीजंस ऑफ रेलिवेंसी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स टू द डिफेंस इन द रिटन स्टेटमेंट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अगर क्लियर है तो यहाँ पर मैसेज कर दें, जिसका सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी, सबको क्लियर है? आगे चलूं मैं? बाकी कोई बता नहीं रहा। मलिक साहब आपको क्लियर है? जी आपने इधर मैसेज कर दिया करें। हाँ जी मैडम क्लियर है। चलिए मैं आगे चलती हूँ। जी थैंक यू। अच्छा जी, इसमें कहा है सबसेक्शन 4 copies of the written statement, list of witnesses and precise of evidence referred to in subsection 1 and the documents referred to in subsection 2 shall be given to the plaintiff, his agent or advocate present in the court. अच्छा जी, अब वो रिटन स्टेटमेंट की जो कॉपी है, जो विटनेसेस की लिस्ट है और जो एविडेंस की प्रिसाइज वो जो आप उसमें बताओगे, वो तमाम आपने प्लेंटिफ को प्रोवाइड करने हैं। अगर उसका एजेंट है वहाँ पर उसको एजेंट को देंगे, ये जो एडवोकेट अवेलेबल है। सबसेक्शन 5 if the defendant fails to appear on the day fixed by the family court for his appearance, then if it is proved that summons or notice was duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte, provided that where the family court has adjourned the hearing of suit ex parte and defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such terms as the family court directs, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जो डे फिक्स है, डिफेंडेंट नाकाम हो गया अपेयरेंस देने में, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि समन्स ड्यूली सर्व्ड हुए थे कानून के मुताबिक, तो फैमिली कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगी। लेकिन अगर वो आके गुड कॉज असाइन कर देता है तो वो जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं उसको सेटिसाइड कर दिया जाएगा और उसको क्लेम में सुना जाएगा, और वो इसी तरह से कि जैसे वही डेट फिक्स किया गया था उसकी अपेयरेंस के लिए। बी क्लॉज, if it is not proved that the defendant was duly served as provided in subsection 4 of section 8, the family court shall issue fresh summons and notices to the defendant and cause the same to be served in the manner provided in clause B and C of subsection 1 of section 8. और अगर ये प्रूफ नहीं होता कि ड्यूली सर्व हुए हैं तो दोबारा से फ्रेश समन्स नोटिस भेजे जाएंगे डिफेंडेंट को। Subsection 5A. If the defendant fails to submit the written statement on or before the date under subsection 1, the defense of the defendant shall stand struck off and the family court shall decide the case under the law. अगर वो रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने में नाकाम होता है तो उसका जो राइट है वो क्लोज कर दिया जाएगा और केस कानून के मुताबिक डिसाइड कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 6. In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant under this act, he may apply within 30 days of the service of notice under subsection 7 of the passing of the decree to the family court by which the decree was passed for an order to set aside. And if he satisfied the family court that he was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause for appearing when the suit was heard or called for hearing, the family court shall,
after service of notice on the plaintiff and on such terms as to cause as it deems fit, make an order for setting aside the decree as against him, and shall appoint a day for proceeding with the suit, provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside against all or any of other defendants also. अच्छा, अब इसमें ये कहा गया कि अगर एक्स पार्टी डिग्री पास होगी डिफेंडेंट के खिलाफ तो उसके पास 30 दिन का टाइम है उसको सेटिसाइड करवाने के लिए। अगर अदालत को वो मुतमिन कर देता है कि ड्यूली सर्व नहीं हुए थे, सफिशिएंट कॉज बताता है कि क्या वजूहात है कि वो अपेयर नहीं हो सका था, तो फिर ये होगा कि प्लेंटिव को नोटिस सर्व करके टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसकी डिग्री जो उसके खिलाफ पास हुई है उसको सेटिसाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डिग्री इस नेचर की है कि उसको मतलब कि सिर्फ एक डिफेंडेंट की हद तक सेटिसाइड नहीं किया जा सकता, तो तमाम डिफेंडेंट्स की हद तक उसको सेटिसाइड कर दिया जाएगा, मतलब उस फैसले को ख़त्म कर दिया जाएगा। सब सेक्शन 7, द नोटिस ऑफ पासिंग ऑफ द एक्स पार्टी डिग्री रेफर टू इन सब सेक्शन 6 शैल बी सेंट टू द मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी बोलें मैम, अब ये जो 30 डेज का उसका टाइम लिमिट उसका कर दिया कि एक्सपोर्ट ऑर्डर हो गया, जजमेंट डिग्री पास हो गई है, 30 डेज का टाइम पीरियड है उसकी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स खत्म करने का। अब आया वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स खत्म करेगा या 30 डेज में ऊपर अपील में जाएगा? अगर तो डिग्री पास हो गई है, एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई, तो उसके पास 30 दिन का टाइम पीरियड है उसको सेटिसाइड करवाने के लिए। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली सारी प्रोसीडिंग्स दोबारा से इनिशिएट की जाएंगी जहां से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, मतलब कि डिफेंडेंट को मतलब कि पहले, जी बिल्कुल ठीक है, पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स खत्म करेगा, फिर उसके पास वो जो भी ऑर्डर होगा फिर अपील में जाएगा। नहीं, अपील की तो फिर जरूरत ही नहीं है ना, अपील की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात, अगर आप, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, बाज़-औक़ात ये होता है, वैसे ये प्रैक्टिकली ये होता है कि आप बहुत अरसे के बाद आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हो गई है, तो आप पता है क्या डिफेंस ले सकते हो? आप डिफेंस ये ले सकते हो कि अगर आपने एक्स पार्टी डिग्री पास की थी तो उसका नोटिस क्या डिफेंडेंट को आपने सर्व किया था? अगर नोटिस का कोई प्रूफ नहीं है ना, तो एक्स पार्टी आपके खिलाफ नहीं जाएगी, फिर आप ये है कि उसको सेटिसाइड करवा सकते हो। सारी प्रोसीडिंग्स खत्म होंगी, अपील में नहीं जाओगे आप। जी ठीक है। अगर आप विद इन टाइम पीरियड में आए हो, जैसे कि 30 डेज इन्होंने कहा है, तो फिर आपकी डिग्री सेट, देखें आपका 30 डेज वहीं से काउंट होगा ना जहां से आपको नोटिस आ गया था कि भाई आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री इनिशिएट हो गई है। जब आपको नोटिस मिला ही नहीं है तो कौन से 30 डेज? ठीक है, मेरी इस पे बड़ी शुरू में बहस हुई थी, मुझे जज कहते हैं, वो पता क्या कर रहे थे, सीपीसी को इसमें लेके आ रहे थे कि ऑर्डर 9 के तहत आप सेटिसाइड करवा लें। मैंने कहा सर कैसे करवा सकती हूँ, सीपीसी तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब कि मेरे हक में जा रही, लेकिन उधर से मुझे डाउट क्रिएट हुआ था कि फैमिली प्रोसीडिंग्स में तो सीपीसी अप्लाई नहीं होती, मैं कैसे अप्लाई कर दूं। फिर मुझे मेरी बात का जवाब इस तरह से मिला कि जब कभी आपकी साइड पे अगर कोई डिफेंडेंट आता है, वो कहता है कि भाई मेरे खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री इनिशिएट हो गई है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो 1 साल के बाद पता चला है, तो फिर आप पता किसका लोगे क्लेम? ये आगे आपकी बात का जवाब सब सेक्शन 7 है, ठीक है, ये मैं पढ़ती हूँ, अब इसको आप सुना है। Subsection 7. The notice of passing of ex parte degree referred to in subsection 6 shall be sent to the defendant by the family court together with a certified copy of the degree within 3 days of the passing of degree through process server or by registered post acknowledgement due or through courier service or any other mode or manner as it may deem fit. देखें जब एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाती है ना तो लाजमी तौर पर नोटिस सर्व किया जाएगा, शेल बी का लफ्ज है, किसकी तरफ से? फैमिली कोर्ट की तरफ से, और आपको पता है कि फैमिली कोर्ट सर्व नहीं करती। सर्टिफाइड कॉपी मुसद्दका नकल भिजवानी है आपने डिग्री की 3 दिन के अंदर जब डिग्री पास हो जाएगी। किसके जरिए? तामील कनंदे के जरिए, डाक रजिस्ट्री के जरिए और टीसीएस के जरिए, ये जो भी तरीक़ेकार ठीक लगेगा। जब इस प्रोविजन को आपने एप्लीकेबल ही नहीं किया तो डिफेंडेंट के खिलाफ जो एक्स पार्टी डिग्री हुई है उसको आप सेटिसाइड करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? मुझे खुद बताओ। जी करवा सकते चाहिए कि नहीं मेरी? जी मैम बिल्कुल। मैं तो इसको यही समझी हूँ कि अमूमन यही मसला होता है कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद पता चलता है कि एक्स पार्टी डिग्री हो गई थी, एग्जीक्यूशन में जब आपको पकड़ के ला रहे होते हैं तब हाय मेरे खिलाफ ये काम हो गया, तो आप सिर्फ सेक्शन 7 का सहारा ले सकते हो, ठीक है। जो अपील की बात कर रहे हो ना, एक हद तक कुछ मैटर्स के लिए अपील की जा सकती है, वो खैर आगे हम पढ़ते हैं इसको।
यहाँ तक क्लियर है आपको? जी ठीक है। अच्छा यस जी, उसके बाद सेक्शन 10 पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग से क्या मुराद है। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है कि इश्यूज फ्रेम होने से पहले, ट्रायल इनिशिएट करने से पहले अदालत ये काम कर सकती है कि दोनों के दरमियान सुलह करवा दें। ठीक है। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड, द कोर्ट शैल फिक्स एन अर्ली डेट फॉर अ प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ द केस. On the date so fixed, the court shall examine the plaint, the written statement if any, and the precise of evidence and document filed by the parties, and shall also, if it so deems fit, hear the parties and their counsel. अच्छा, अब क्या होगा कि जब रिटन स्टेटमेंट दाखिल होगी तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के लिए डेट फिक्स की जाएगी जिसमें प्लेंट को एग्जामिन किया जाएगा, रिटन स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जाएगा और जो भी उसने प्रिसाइज समरी पेश किया एविडेंस की प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में, और जो डॉक्यूमेंट्स पार्टीज ने पेश किए हैं, और उसके बाद वो पार्टीज को सुनेगा ताकि उनके दरमियान सुलह करवाई जा सके. द फैमिली कोर्ट में एट द प्री ट्रायल स्टेज ascertain the precise points of controversy between the parties and attempt to affect compromise between the parties. फिर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में क्या होगा कि कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट्स हैं उनको डिटरमिन किया जाएगा कि असल मसला क्या है पार्टीज के दरमियान, और कंप्रोमाइज को अफेक्ट करने की कोशिश की जाएगी. सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, if compromise is not possible between the parties, the family court may, if necessary, frame precise points of controversy and record evidence of the parties. अगर compromise को effective ना किया जा सका तो फिर क्या होगा, issues frame किए जाएंगे और parties की evidence record की जाएगी. In a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fails, the family court shall immediately pass a decree for dissolution of marriage, and in the case of dissolution of marriage through khulla, may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dower or up to 25% of her admitted prompt dower to the husband. अच्छा जी, अगर खुला के जरिए मैरिज डिसॉल्व होती है तो फौरी तौर पर डिग्री पास हो जाएगी और उसको कहा जाएगा कि अगर आपका डेफर डॉवर है ना, जो कि मैरिज डिसॉल्व होने की सूरत में या हस्बैंड की वफात की सूरत में दिया जाता है, उसका आपको 50% छोड़ना पड़ेगा, और जो प्रॉम्प्ट डॉवर जो दे दिया है फिर आपको 25 सरेंडर करना पड़ेगा. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? तीनों को क्लियर है ना? जी जी मैडम बिल्कुल. अच्छा जी, बाकी बोलते ही नहीं है. हाँ अच्छा जी, सबसेक्शन 6, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, इन द डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज द फैमिली कोर्ट शैल डायरेक्ट द हस्बैंड टू पे होल और पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेफर्ड डॉवर टू द वाइफ. और अगर खुला के अलावा मैरिज आपकी डिसॉल्व होती है तो जो भी आउटस्टैंडिंग डॉवर होता है वो आपको वाइफ को लाजमी तौर पर एज अ हस्बैंड पे करना पड़ेगा. ठीक हो गया. प्री ट्रायल प्रोसीडिंग आपने ये भी करना है. उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं. अच्छा जी, on the date fixed for recording the evidence, the family court shall examine the witnesses produced by the parties in such order as it deems fit. फिर जो डेट फिक्स की जाएगी उस दिन विटनेसेस को एग्जामिनेशन किया जाएगा. 1A, the family court shall record or cause to be recorded the substance of the statement of a witness or may record or cause to be recorded the statement of a witness through audio or video recording. ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए भी इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है मॉडर्न डिवाइसेस के तहत. सबसेक्शन 2, द कोर्ट शैल नॉट इशू any summons for the appearance of any witness unless within 3 days of the framing of issues any party intimates the court that it desires a witness to be summoned through the court and the court is satisfied that it is not possible practicable for any party to produce the evidence, to produce the witness. अगर आप किसी गवाह की तलबी करवाना चाह रहे हैं ना, तो जब इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे उसके 3 दिन के अंदर आपने अदालत से अलाउ करवाना है, उसको इंटीमेट करवाना है. अदरवाइज आप विटनेस को प्रोड्यूस करवाने के क्या कहते हैं अदालत में नहीं पेश करवा सकते. द witnesses shall give their evidence in their own words provided that the parties or their counsel may further examine, cross-examine or re-examine the witnesses, provided further that the family court may forbid any question which it regards as indecent, scandalous or frivolous, or which appears to it to be intended to insult or annoy or needlessly offensive in form. मतलब कि जो गैर अखलाकी होंगे और जिससे किसी की तौहीन हो रही है तो उस तरह के सवालात पूछने से अदालत आपको फॉरबिड कर सकती है. 3A, द फैमिली कोर्ट में इफ इट सो डीम्स फिट
put any question to any witness for the purpose of elucidation of any point which it considers material in the case. The family court may permit the evidence of any witness to be given by means of an affidavit. बयान हल्फी के जरिए भी witness की evidence record हो सकती है, allow कर सकती है. Provided that if the court deems fit, it may call such witness for the purpose of examination in accordance with subsection 3. ठीक है, सबसेक्शन 3 के तहत मतलब किसी भी गवाह को बुलवाया जा सकता है ताकि एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हो सके. अच्छा जी, सेक्शन 12 कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के हवाले से है. ये पोस्ट कंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब ये कि जब ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर एक कोशिश की जाएगी ताकि कंप्रोमाइज को इफेक्टिव किया जा सके. कंक्लूजन ऑफ ट्रायल. After the close of evidence of both sides, the family court shall make another effort to effect a compromise or reconciliation between the parties within a period not exceeding 15 days. If such compromise or reconciliation is not possible, the family court shall announce its judgment and give a decree. 12A. Cases to be disposed of within a specified period. The family court shall dispose of a case including a suit for dissolution of marriage within a period of 6 months from the date of institution, provided that where a case is not disposed of within 6 months, either party shall have a right to make an application to the High Court for necessary direction as the High Court may deem fit. 6 माह का दुरानिया जिसमें फैमिली अफेयर्स को, जो फैमिली केसेस हैं, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा. अगर 6 माह में डिस्पोजल नहीं हुई है तो हाई कोर्ट को आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं ताकि एक्सपीडिशियस वे में वो केस रिजॉल्व हो सके या डिस्पोज ऑफ हो सके. ठीक हो गया. उसके बाद हम सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 14 पे आ जाएं. इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है. अपील. सबसेक्शन 1. Notwithstanding anything provided in any other law for the time being in force, a decision given or a decree passed by a family court shall be appealable. ठीक है. इसमें यह कहा गया है कि जो भी फैमिली कोर्ट डिसीजन देगी या डिग्री पास करेगी वो अपीलेबल होगी. किसको होगी? ये फॉर्म्स बता दिए गए हैं. टू द हाई कोर्ट वेयर द फैमिली कोर्ट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, additional district judge or a person notified by government to be of rank and status of district judge or an additional district judge, and to the district court in any other case. अगर district judge ने आपका केस सुना है तो हाई कोर्ट अपील सुनेगी, और अगर सिविल जैसे सिविल जजेस सुनते हैं, फैमिली कोर्ट सुनती हैं केस, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप अपील लेके आएंगे. ठीक है. सबसेक्शन 2. नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास बाय द फैमिली कोर्ट for dissolution of marriage except in the case of dissolution for reasons specified in clause A of item 8 of section 2 of dissolution of Muslim marriage. इसमें यह है कि जो habitually physical assault करता है या उसकी लाइफ को मिजरेबल करता है तो इस ग्राउंड पे तो अपील हो सकती है, लेकिन dissolution of marriage अगर हो जाती है तो उस पर अपील नहीं हो सकती. For dower or dowry not exceeding rupees 100,000. 100,000 हाँ 1 लाख. ठीक है. अगर 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रही, मतलब कम है या 1 लाख तक है, तो उस डॉवर के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते. फॉर मेंटेनेंस ऑफ रुपीज 5,000 और लेस पर मंथ, नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एन इंटरम ऑर्डर पास बाय द फैमिली कोर्ट. ये जो डेली रूटीन में जैसे कोई आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उस पर वो ऑर्डर कर देती है, तो उसके खिलाफ ना तो अपील में जा सकते हैं ना रिवीजन में जा सकते हैं. रिव्यू चूँकि यहाँ पर एक्सप्रेसली बार्ड नहीं है, रिव्यू कर सकते हैं लेकिन उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है. इसी वजह से कहा जाता है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है तो फिर आप रिट दायर कर सकते हैं. द एपलेट कोर्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months. Power of family court to summon witnesses. A family court may issue summons to any person to appear and give evidence or to produce or cause the production of any document. किसी बंदे की appearance के लिए, evidence देने के लिए, document की production करने के लिए family court summons भेज सकती है, provided that no person who is exempt from personal appearance in a court under subsection 1 of section 133 of Code of Civil Procedure shall be required to appear in person. जो exempted person है उनकी personal appearance ज़रूरी नहीं है. A family court may refuse to summon a witness or to enforce a summons already issued against a witness when, in the opinion of the court, the attendance of the witness cannot be procured without such delay, expense or inconvenience as in the circumstances would be unreasonable.
If any person to whom a family court has issued a summons to appear and give evidence or to cause the production of any document before it willfully disobeys such summons, the family court may take cognizance of such disobedience and after giving such opportunity to explain, sentence him to a fine of 5,000 rupees. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है तीनों को? यस मैम। बाकियों को भी क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, उसके अलावा सेक्शन अच्छा जी, अभी हमने सेक्शन 15 पढ़ा है, सेक्शन 16 भी देख लेते हैं जो तौहीन अदालत के हवाले से है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट, अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट इफ ही विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज offers an insult to the family court or causes an interruption in the work of the family court or misbehaves with any person in the court premises or uses abusive language, threats or uses physical forces or intimidates in any form or refuses to answer any question put by the family court which he is bound to answer or refuses to take oath to state the truth or to sign any statement made by him in the family court, and the family court may forthwith try such person for such contempt and sentence him to a fine not exceeding 2,000. अच्छा, अगर आप इंसल्ट कर रहे हो फैमिली कोर्ट की, इंटरप्शन कर रहे हो या मिसबिहेव कर रहे हो किसी के साथ या किसी सवाल का जवाब देने से इनकारी हो, ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, साइन नहीं कर रहे, तो फौरी तौर पर आपके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं जिसके लिए 2,000 रुपया जुर्माना है। ठीक है, सेक्शन 17 में बस ये कहा गया है कि कानून शहादत ना तो एप्लीकेबल है, सीपीसी भी एप्लीकेबल नहीं सवाए सेक्शन 10 एंड 11 के, जिसमें रेस सब्जुडिस एंड रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑलरेडी कोई केस पेंडिंग है ना तो दोबारा से आप दायर करोगे तो वो प्रोसीडिंग स्टे हो जाएंगी। रेस सब्जुडिस सेक्शन 10 में बताया गया है और सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट है। रेस जुडिकेटा का मतलब ये है कि अगर केस डिसाइड हो गया दोबारा से दायर करोगे तो दावा डिसमिस हो जाएगा। सेक्शन 10 और 11 और सीपीसी की हद तक फैमिली कोर्ट पे ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा ओथ एक्ट के सेक्शन 8 से 11 तक ओथ एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। ये आता तो नहीं, वैसे ही जस्ट आपको बता दिया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा सूट फॉर मेंटेनेंस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है 17A। In a suit for maintenance, the family court shall, on the date of the first appearance of the defendant, fix interim monthly maintenance for wife or child, and if the defendant fails to pay the maintenance by 14 days of each month, the defense of the defendant shall stand struck off, and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of averments. Averments का मतलब है जो आपने claim assert किए हुए हैं अपने plaint में, on the basis of averments in the plaint and other supporting documents on record of the case. अच्छा, मेंटेनेंस के दावे में ये होता है कि जब पहली दफ़ा डिफेंडेंट अपीयर होता है तो फैमिली कोर्ट लाजमी तौर पर इंटरम मंथली अलाउंस लगा देगी बच्चे के लिए और उसकी वाइफ के लिए। ठीक है, और अगर हर माह की 14 तारीख को वो फेल होता है तो उसका जो डिफेंस है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा और प्लेंट में जो भी क्लेम असर्ट किए गए हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पर मेंटेनेंस का जो दावा है वो डिक्री कर दिया जाएगा। In a decree for maintenance, the family court may fix an amount of maintenance higher than the amount paid for in the plaint due to a flux of time and any other relevant circumstances and prescribe the annual increase in the maintenance. अच्छा, वक्त में जैसे कि चेंजेस आती रहती हैं उसके हिसाब से अगर आपने एक मेंटेनेंस के लिए ये अमाउंट कोई भी मांगी जैसे 5,000, उससे ज़्यादा की भी वो फिक्सेशन कर सकती है फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस के अमाउंट, या फिर ये कह सकती है कि मेंटेनेंस की ना हर साल सालाना इंक्रीमेंट होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा, तो एनुअल इंक्रीज के लिए भी प्रेस्क्रिप्शन हो सकती है। इफ द फैमिली कोर्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब द एनुअल इंक्रीज इन द मेंटेनेंस fixed by the court shall automatically stand increase at the rate of 10% each year. अगर डिक्री में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि एनुअल इंक्रीज होगा मेंटेनेंस में तो 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। For the purpose of fixing the
Maintenance, the family court may summon the relevant documentary evidence from any organization, body or authority to determine the estate and resources of the defendant. Maintenance की fixation के लिए documentary proof मंगवाया जा सकता है किसी भी establishment body से या जहां पर वो काम कर रहा है, ताकि ये determine किया जा सके कि उसके resources क्या हैं, income resources क्या हैं. ठीक है. 17B, power of the court issue commission subject to such condition and limitation as may be prescribed. The court may issue a commission to examine any person, make a local investigation and inspect any property or document. इन तमाम मामलात के लिए कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है. Section 8, appearance through agents. If a person required under this act to appear before a family court otherwise than as a witness is a parda nashin lady, the family court may permit her to be represented by a duly authorized agent. पर्दा नशीन लेडी तो उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज एजेंट भी पेश हो सकता है. अच्छा जी, कोर्ट फीस क्या है ये सिंपल पढ़ते हैं. द कोर्ट फी टू बी पेड ऑन एनी प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल बी ₹15 फॉर एनी काइंड ऑफ सूट और अपील अंडर दिस एक्ट. जो भी दावा होगा या अपील फाइल करेंगे फैमिली डिग्री से रिलेटेड, उस पर ₹15 की कोर्ट फीस लगेगी. ठीक हो गया. उसके बाद सेक्शन 20, फैमिली कोर्ट एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. फैमिली कोर्ट शैल बी डीम्ड as the judicial magistrate of the first class under the Code of Criminal Procedure for taking cognizance and trial of any offence under this Act. The Muslim Family Laws Ordinance and the Child Marriage Restraint Act, a family court shall conduct the trial of an offence under subsection 1 in accordance with the provision of chapter 22 of the Code of Criminal Procedure. ये जो chapter 22 है ना, ये समरी ट्रायल से रिलेटेड है जिसमें एक्सपीडिशियस वे में मैटर रिजॉल्व किया जाता है. तो उसकी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी जब ऑफेंस के तहत ट्रायल कंडक्ट करेगी फैमिली कोर्ट. तो उस टाइम फैमिली कोर्ट एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के तौर पे काम करेगी. सब सेक्शन 3, एन ऑफेंस अदर देन contempt of a family court shall be cognizable on the complaint of the union council, arbitration council or the aggrieved party. कॉन्टेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट के अलावा अगर कोई भी ऑफेंस है तो यूनियन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल या एग्री पार्टी की कंप्लेंट पे उस पर ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है. अच्छा जी, एक मिनट ठहरें जरा. उसके बाद ये सेक्शन 25 देख लें. Family court deemed to be a district court for the purpose of guardians and wards act. A family court shall be deemed to be a district court for the purposes of the Guardians and Ward Act, and notwithstanding anything contained in this act shall in dealing with matters specified in that act follow the procedure prescribed in that act. जब guardians से related matters सुनेगी ना family court तो as a district court काम करेगी. उसके बाद सेक्शन 25A, transfer of cases. Subsection 1, notwithstanding anything contained in any law, the High Court may either on the application of any party or of its own accord by an order in writing. अच्छा, ट्रांसफर का हुक्म कैसे दे सकती है? किसी भी पार्टी की अगर एप्लीकेशन आ जाए ये सू मोटो पावर भी एक्सरसाइज कर सकती है फैमिली कोर्ट. अब क्या ऑर्डर देगी रिटर्न में? ट्रांसफर एनी सूट और प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट from one family court to another family court in the same district or from a family court of one district to a family court of another district, and transfer any appeal or proceeding under this act from the district court of one district to the district court of another district. Same within same district में भी proceedings transfer की जा सकती हैं और outside the district भी की जा सकती हैं. A district court may either on the application of any party or of its own accord by an order in writing transfer any suit or proceeding under this act from one family court to another family court in a district or to itself or dispose it off as a family court. या तो बजाते खुद वो एप्लीकेशन पे या ऑन इट्स ओन अकॉर्ड सो मोटो एक्सरसाइज करते हुए पावर प्रोसीडिंग्स को एक फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट में भी मुंतकिल कर सकती है या खुद भी केस को डिस्पोज ऑफ कर सकती है. 2A, where a family court remains vacant or the presiding officer remains on leave or absent for any reason except due to vacation for more than 30 days, a district court may either on the application of any party or of its own accord by order in writing transfer any suit or proceeding from such family court to another family court in a district or to itself or dispose of as a family court.
अगर कोई जैसे कि होता है ना कि वैकेंसी है, फैमिली कोर्ट अवेलेबल नहीं है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर छुट्टी पर है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद भी हुक्म दे सकती है कि प्रोसीडिंग्स को आगे ट्रांसफर कर दिया जाए। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी, एक मिनट ठहरें, on the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desire to be heard or of its own motion without such notice, the Supreme Court may at any stage transfer any suit, appeal or other proceeding under this act pending before a court in one province to a court in another province competent to try or dispose of the same। इसी तरह पार्टीज की एप्लीकेशन पे पार्टीज को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऑथराइजेशन है कि वो प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर कर सकता है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जो कि कॉम्पिटेंसी रखती हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने की। बाकी छोड़ दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप पूछती हूँ। सबसे पहले तो दानियाल बताएं, आपको समझ आई है? जी मैम। एक किधर गए मलिक साहब, ठहरे एक मिनट। जैद साहब आपको समझ आ रही है? जी मैडम। एक मिनट। हाँ जी, आगे हिम्मत है, मैं आगे चलूं, आगे प्रोसीड करूं? जी जी मैडम। थक तो नहीं गए ना आप दोनों? जी नहीं मैम। ठीक है। अच्छा जी, अब आपका काम ये है कि मैं आपको इसके हैंडआउट्स भेज दूँगी, जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो आज ही आपने तैयार कर लेने हैं और इसको बस है ना जैसे साइड पे फेंक देते हैं ताकि इसको इतना सरखपाई ना करनी पड़े। पेपर वाइज अगर ये देखा जाए ना, जो मैंने एस्टिमेट लगाया, पहले पेपर में सप्ली के इम्कानात नहीं होते, मतलब कि इसमें फेल नहीं हो सकता बंदा, ये बहुत आसान पेपर है। असल जो मसला आता है ना वो सिविल लॉ 2 है, लेकिन हम खैर सारा करेंगे इस तरह, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको करना है कंप्लीट। अच्छा जी, उसके बाद मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस पे आ जाते हैं। जी जैद साहब आपने खोल लिया? हम करें स्टार्ट अब? जी मैडम। जी मैम। अच्छा जी, मुस्लिम फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसके एसेंशियल्स आप बयान करें कि मुस्लिम फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस में बताया क्या गया है, या फिर क्रिटिकली अवेल्यूएट करें कि ऐसी कौन सी प्रोविजंस हैं जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हैं। 1961 में एक कमीशन बनाया गया था, एक तहरीक चली थी कि औरतों के हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, औरतों को निगलेक्टेड ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता था। तो फिर एक कमीशन बनाई गई थी जिन्होंने कमीशन की सिफारिशात पे जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उस पे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस डेवलप किया गया और इसमें बताया गया कि कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिसमें आप क्या इकदाम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाएं सेक्शन 4 सक्सेशन से रिलेटेड। जी आगे। सक्सेशन, जी मैडम। जी, सेक्शन 4 स्टार्ट करते हैं। सक्सेशन, इन द इवेंट of the death of any son or daughter of the propositors before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any, living at the time of succession opens, shall first rights receive a share equivalent to the share with such son or daughter as the case may be would have received if alive। अच्छा जी, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत सक्सेशन का ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो यतीम बच्चे हैं, कि अमूमन ये होता है ना कि आपके सबसे पहले माँ बाप इनहेरिट करते हैं, माँ बाप इनहेरिट नहीं करते, जो सबसे करीब तरीन रिश्ता होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ऑर्फनेज है उनके राइट्स का यहाँ पर ख्याल रखा गया। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर वरासत खुलने से पहले ही आप वालदैन का बच्चों का इंतकाल हो जाता है तो जो शेयर उनको मिलना था ना,
तो सक्सेशन ओपन होने पर जितना उनका हिस्सा बनता था वो उनके बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, प्रोपोजिटस का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपको अपनी नस्ल का पता चलता है, आपकी फैमिली ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक हो गया, उसको हम प्रोपोजिटस कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। एवरी मैरिज सोलेमनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, जो भी मुस्लिम तकरीबात होंगी निकाह के हवाले से, उसे इस ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर किया जाएगा। For the purpose of registration of marriages under this ordinance, the Union Council shall grant licenses to one or more persons to be called nikah registrars. निकाह रजिस्टर करने के हवाले से हर यूनियन काउंसिल में लाइसेंसेस दे दी जाएंगे जिनको हम निकाह रजिस्ट्रार कहेंगे। एवरी मैरिज नॉट solemnized by the nikah registrar shall for the purpose of registration under this ordinance be reported to him by the person who has solemnized such marriage. अगर निकाह रजिस्ट्रार के हवाला किसी के अलावा किसी ने अगर निकाह पढ़ाया तो वो इंटीमेट करेगा निकाह रजिस्ट्रार को, ठीक है, ताकि उसको रजिस्टर किया जा सके। Whoever contravenes the provision of subsection 3 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। सेक्शन 3 की अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो 3 माह की कैद है और साथ उसे 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। द फॉर्म ऑफ निकाहनामा, द रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार, द रिकॉर्ड टू बी प्रिजर्व बाय यूनियन काउंसिल, द मैनर इन विच मैरिज शैल बी रजिस्टर्ड and copies of nikahnaama shall be supplied to the parties and fees to be charged therefore shall be such as may be prescribed। फिर जो फॉर्म्स हैं, जो रजिस्टर्स हैं, वो निकाह रजिस्ट्रार मेंटेन करेगा, यूनियन काउंसिल में उसको प्रिजर्व किया जाएगा और जब पार्टीज उसके निकाहनामे की कॉपी मांगेंगे उन्हें सप्लाई की जाएगी, उसके साथ फीस भी चार्ज की जाएगी। एनी पर्सन में ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी इफ एनी इंस्पेक्ट एट द ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल the record preserved under subsection 5 or obtain a copy of any entry therein। अच्छा, इंस्पेक्शन का भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है, प्रिस्क्राइब फीस देने पे वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है और कॉपी भी रिटेन कर सकता है, कॉपी भी ले सकता है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 6 पॉलीगैमी। वैसे तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि 4 शादियां लाओ हैं, लेकिन चूँकि वाइफ के साथ, एग्जिस्टिंग वाइफ के साथ ज्यादती ना हो तो एक तरीक़ाकार प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि आप अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ से परमिशन लेके शादी कर सकते हैं। सेक्शन 6 पॉलीगैमी। नो मैन ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज शैल except with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। अच्छा, इसमें यह कहा गया है कि अगर आप प्रीवियस परमिशन नहीं लेते आर्बिट्रेशन काउंसिल से तो आप ना तो शादी कर सकते हैं और ना ही इस शादी को इस ऑर्डिनेंस के तहत परमिटेड होगा कि इसको रजिस्टर किया जाए। An application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee and shall state reasons for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto। अच्छा जी, जो परमिशन के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे प्रिस्क्राइब मैनर में होगी, प्रिस्क्राइब फी आपने सबमिट करनी है और रीजंस बताने कि क्या वजूहात है कि वो आप शादी करना चाहते हैं और क्या एग्जिस्टिंग वाइफ की परमिशन ली गई है। सबसेक्शन 2A, the nikah registrar or the person who solemnizes a nikah shall accurately fill all the columns of the nikahnama form with specific answers of the bride or the bridegroom। फिर ये होगा कि जो निकाह की तकरीबात कंडक्ट करेगा या जो निकाह पढ़ाएगा तमाम कॉलम्स एक्यूरेटली फिलअप करने हैं उनके स्पेसिफिक आंसर्स के साथ। On receipt of the application under subsection 2, the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such conditions if any as may be deemed fit the permission applied for। फिर जब एप्लीकेशन वसूल होगी फिर ये होगा कि दोनों को ये कहा जाएगा कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट करें और फिर एक आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और फिर इस बात का तयन किया जाएगा कि ये जो प्रपोज मैरिज है ज़रूरी है कि नहीं है और अगर है तो परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी। सबसेक्शन 4, इफ़ अ पर्सन कॉन्ट्रवीन्स the provision of subsection 2A, he shall be punished simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine of 25,000 rupees। 2A में ये कहा है कि एक्यूरेटली
फिलअप करने हैं फॉर्म्स, खाली कोई डब्बे नहीं छोड़ने। अगर इस हवाले से निकाह रजिस्ट्रार कंप्लाइंस नहीं करता तो उसकी 2A के तहत ये सजा दी जाएगी। सबसेक्शन 3, ही शैल बी punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months, fine of 100,000 rupees। और सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स पहले नॉमिनेट किए जाएंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। अगर इसकी कंप्लाइंस नहीं हुई है तो फिर ये सजा उसको मिलेगी। Any man who contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall pay immediately the entire amount of the dowry, whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as areas of land revenue, and on conviction upon complaint be punishable with the simple imprisonment which may extend to 1 year एंड विद फाइन ऑफ 500,000 रुपीज़। अगर कन्विक्शन हो जाती है उस बंदे की कि जिसने विदाउट परमिशन शादी की है तो 1 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपया उस पर जुर्माना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम सेक्शन 7 देखते हैं, तलाक। क्या कहते हैं, दानियाल और जैद, आपको समझ आ रही है? जी जी मैडम। अच्छा। तलाक, any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the chairman notice in writing of his having done so, and shall supply a copy thereof to the wife। किसी भी तरीके से आप तलाक की प्रोनाउंसमेंट करते हैं तो आपने क्या करना है, यूनियन काउंसिल चेयरमैन को उसका नोटिस भेजना है और वाइफ को कॉपी प्रोवाइड करनी है। Whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees। जो कॉन्ट्रावेंशन करेगा 1 साल तक की सजा, ठीक है, और साथ 5,000 रुपया जुर्माना। Save as provided to subsection 5, a talaq unless revoked earlier, expressly or otherwise, shall not be effective until the expiration of 90 days from the date on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। चेयरमैन को जब नोटिस डिलीवर होगा तो 90 दिन के बाद तलाक इफेक्टिव होगी, अदरवाइज रिवोक समझी जाएगी। एक्सप्रेसली भी हो सकता है या इम्प्लाइडली भी। सबसेक्शन 4, within 30 days of the receipt of notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about रिकन्सिलेशन। 30 दिन के अंदर फिर क्या होगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। Subsection 5, if the wife be pregnant at the time talaq is pronounced, talaq shall not affect until the period mentioned in subsection 3 or the pregnancy whichever be later ends। अच्छा जी, अगर वाइफ प्रेग्नेंट है और तलाक प्रोनाउंस की गई है तो जब तक कि वो पीरियड एक्सपायर ना हो जाए 90 दिन का, उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होती है जब तक प्रेगनेंसी एंड ना हो जाए। Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective। अगर तीसरी दफ़ा प्रोनाउंसमेंट नहीं हुई है तो उससे पहले क्या है कि वो अपने सेम हस्बैंड से शादी दोबारा कर सकती है, निकाह दोबारा पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो हलाला करे, तीसरे आदमी से शादी करे। अच्छा जी, तलाक की आपको पता है ना कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो हमारा मजहब कहता है कि एक एक करके प्रोनाउंसमेंट होगी। पहली तलाक होगी, 2 दफ़ा तलाक हैं तो उसे तलाक रजई बोलते हैं। ठीक है। और जो तीसरी तलाक होती है ना उसे तलाक मुगलज़ा बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही तलाक मुगलज़ा आप तीसरी प्रोनाउंसमेंट दे देते हो उसके बाद तलाक बाइन हो जाती है, मतलब कि उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं अलहदा से भी आपको लेक्चर दे दूंगी कि हमारा मज़हब क्या कहता है। अदरवाइज आप यही कहें कि हमारा मज़हब यही कहता है कि एक एक करके आप प्रोनाउंसमेंट दें और टाइम गुजरने दें। ठीक है ना। ऐसे ही है ना कि अगर 90 डेज है तो 30 करके दें। लेकिन यहाँ पर तो ये क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि आप किसी भी तरीके से तलाक देते हैं तो आपने चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को इसका उसको इंटीमेट करना है, इसकी एक कॉपी वाइफ को प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तलाक इफेक्टिव नहीं समझी जाएगी और काउंट डाउन शुरू होगा, टाइम ड्यूरेशन ही नहीं काउंट होगा। ठीक हो गया मैम? वो एक एक करके जो देनी है वो तीनों 3 बार मुंह से प्रोनाउंस करना है, वो एक बार कंसीडर होगी या 3 बार जब प्रोनाउंस करेंगे वो 3 बार ही कंसीडर होगी? इस वाले से फुका कराम का ना सबका अपना अपना व्यू है। कहते हैं कि एक दफ़ा ही अगर आप तीनों प्रोनाउंस कर देते हैं ना तो तलाक बाइन पड़ जाती है, वो भी तलाक हो जाती है। तो जब जिस फिके के साथ मतलब कि जो स्कूल ऑफ थॉट को आप फॉलो करते हो ना उसके मुताबिक
ये वो फिर जब कहते हैं ना कि फतवा जारी करते हैं तो उस हिसाब से फिर ये होगा कि जिस हल्के से आप वो ताल्लुक़ रखते हैं उसके मुताबिक ही उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाया जाता है। लेकिन चूँकि हमने लॉ को भी फॉलो करना है तो तरीक़ाकार यही है कि आप एज़ अ मुस्लिम ना एक-एक प्रोनाउंसमेंट करो। पता है क्या तरीका है? अगर हस्बैंड तलाक देगा वो ये करेगा कि स्टाम्प पेपर पे लिख के वो दे देगा कि मैं तुम्हें पहली तलाक दे रहा हूँ। वैसे काफ़ी लोग करते हैं ठीक कि है 3 तलाक़ें इकट्ठे एक ही स्टैम्प पेपर लिख के भेज देते हैं। लेकिन फिर भी आपको 90 डेज़ ना इंतज़ार करना होता है तलाक की इफ़ेक्टिवनेस के लिए। अगर आप ऐसे ही उसको जैसे मुँह पे बोल दो किसी के, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, हो गया। लेकिन आपने चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को इंटीमेट नहीं किया, आपने वाइफ़ को भी कॉपी नहीं करवाई, तो 90 डेज़ नहीं काउंट होगा। क्लियर है मेरी बात? जी मैम, लेकिन इसमें मैम कुछ कहते हैं कि लॉ कहते हैं कि विटनेसेस भी रिक्वायर्ड होने चाहिए अगर 3 दफ़ा प्रोनाउंस करते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी की मौजूदगी में आप प्रोनाउंस करो, ऐसे नहीं। जैसे ठीक कि ठीक ऐसे भी केसेस आते हैं कि मैंने तलाक दे दी थी, गवाह मौजूद नहीं था लेकिन इंटीमेट कर दिया कि मैं अपनी वाइफ को तलाक दे चुका हूँ। तरीक़ाकार कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉ की बात करें हम करते यही हैं कि एक-एक करके कॉपी भिजवाते हैं और टाइम का इंतज़ार करते हैं कि वो ख़त्म हो जाए टाइम पीरियड। सही है? मुस्तनद ठीक तरीका यही ठीक है, है। तो हमें हसन तलाक बताया गया। एक तो है ना तलाक़ सुन्नत है, तलाक़ बिद्दा है। तलाक़ सुन्नत में 2 तरीके तलाक़ें हैं, एक है तलाक़ एहसन और एक है तलाक़ हसन। सबसे मुस्तनद तलाक़ हसन समझा जाता है जिसमें ये किया जाता है कि एक प्रोनाउंसमेंट हुई, ठीक है? फिर आप उसका टाइम एक्सपायर होने दो मतलब 30 डेज़, फिर प्रोनाउंसमेंट करो, फिर होने दो। फिर तीनों जब इफेक्टिव हो जाती है ना 90 डेज पूरे हो जाते हैं, आपकी तलाक इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन हमारा तरीक़ाकार ये है कि किसी भी तरीके से अगर आप तलाक करते हो तो आपने चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल और वाइफ को लाजमी तौर पर इंटीमेट करना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे इस्लामिक लॉ से। अगर आपको ये क्वेश्चन आया ना कि आप ऐसी प्रोविजन बताएं जो कुरान और सुन्ना के मुखालिफ हैं, ये इसमें बताई गई हैं, तो वो आप क्रिटिकली फिर एवेल्यूएट करोगे। हाँ जी दानिया, क्लियर है आपको? जी मैम। आपको क्लियर है ज़ैद? ज़ैद इधर ही है? जी जी मैडम जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो क्वेश्चंस मैंने इसके बनाए हैं वो रीड आउट तो नहीं करने की ज़रूरत या आप पढ़ लेंगे? मैं आपको मैम वो दिखा आप देती सेंड हूँ। कर दीजिए ना, वो हम पढ़ लेते दोनों पढ़ लेंगे ना? जी मैडम। अच्छा, दोनों ने ईमेल आईडी भेज दी थी मुझे। दानियाल तो मेरा ख्याल से आपने भेज दी होगी। ज़ैद साहब आपने भेज दी थी? जी मैंने भी भेजा था, चेक कर लें, अगर नहीं है तो फिर मैं सेंड कर दूँ। चलें एहतियातन आप एक दफ़ा भेज दें ताकि मैं आपको ना मेल कर दूँ। अच्छा जी, काफ़ी है या फिर मैं आगे और मज़ीद कराऊँ? नहीं कितना रह गया इसको तो? कितना रह गया आज का? तो मैंने यही सोचा था कि मैं फैमिली कोड टैग पढ़ा दूँगी, मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस करवा दूँगी, वो भी हो गई। और अगर अभी मज़ीद एक करना चाह रहे हैं तो वो मुझे बता दो। ये जो फैमिली शुरू किया हुआ है फैमिली ऑर्डिनेंस, ये रहता कितना है इसके बाद? इसमें क्या-क्या रहता है? मुस्लिम फैमिली लॉज़ जी में रेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट रह गया है। हाँ, बस वही रह गया है। गार्डियंस का तो अलहदा से दिया हुआ है ना। तो ये वाला चलें, हिस्सा मैं आपका। वो फिर कल कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब आपका काम ये है कि आप इन लॉज़ को ना आज ही तैयार कर लो। स्पीड में पढ़ा दूँगी, बेफ़िक्र रहो, ठीक है? ज़रा टेम्पो बन जाए, सही है? मैं अभी आपको मेल जी कर रही हूँ, ठीक है। सही है? 4 बजे ही आपकी क्लास ठीक। हुआ करती है। बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे, बिज़ी हैं आज इस वजह से मैसेज आ गया था मुझे, ठीक है? जी ठीक है। चलें, ये अब आपकी रिकॉर्डिंग आपको इधर अवेलेबल हो जाएगी। और ज़ैद साहब मैं आपसे ना अलहदा से बात करती हूँ। ये मैं अब ओके। एक